अरे भाई, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? मुझे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। दिव्यांशी, तुम सुन रही हो क्या? पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। सारा दिन घर में ही तो रहती हो, फिर भी मैनेजमेंट नहीं कर पाती हो। घर का तुम पता नहीं क्या करती हो। मुझे देखो, मैं कितना कुछ हैंडल करता हूँ। सचिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट में हो रही देरी की वजह से दिव्यांशी से नाराज़ हो रहा था। दिव्यांशी किचन में सचिन का मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाने में लगी हुई थी और साथ ही में उसकी सभी बातों को चुपचाप सुन भी रही थी। थोड़ी देर बाद दिव्यांशी डाइनिंग टेबल पर सचिन के लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है। सचिन दिव्यांशी से कहता है, अरे यार, तुम मुझे बहुत लेट कर देती हो, यह तुम्हारा हर दिन का हो गया है। दिव्यांशी सचिन से कहती है, सॉरी सचिन। सचिन कहता है, अरे यार, अब तुम रोना मत शुरू कर देना। सचिन ब्रेकफास्ट खत्म करके दिव्यांशी को रात 8 बजे ऑफिस की पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होने के लिए कहते हुए घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिव्यांशी कुछ देर तक घर की चौखट पर सचिन को जाते हुए एक चित देखते ही रही, फिर घर के कामों में लग गई। रात के 8 बजे ऑफिस की पार्टी के लिए दिव्यांशी अच्छी सी साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। शीशे में खुद को देखकर दिव्यांशी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। तभी दिव्यांशी की नज़र शीशे में उसकी वकालत की डिग्री की छवि पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मायूस हो जाती है। उसे अपने सभी सपने याद आने लगते हैं। तभी कमरे में सचिन दाखिल हो जाता है। सचिन को देखकर दिव्यांशी मुस्कुराती है, मगर सचिन उसकी मुस्कान को अनदेखा कर देता है और कुछ पलों के बाद सचिन दिव्यांशी के साथ अपनी गाड़ी में पार्टी में शामिल होने के लिए चल पड़ता है। पूरे सफ़र में दिव्यांशी अपने सपनों की दुनिया में ही खोई रहती है और मीठी सी हंसी अपने चेहरे पर बनाए रखती है। वहीं दूसरी ओर सचिन बार बार अपनी घड़ी में समय ही देखता रहता है और सोचता रहता है कि कहीं मुझे पार्टी में शामिल होने के लिए देरी ना हो जाए। वह दिव्यांशी के चेहरे की हंसी और उसके सपनों की दुनिया के बारे में अभी भी अजनबी ही बना हुआ था। यह सफ़र अब 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। पहला हिस्सा दिव्यांशी, जो अपने सपने को पूरा ना कर पाने का दुख किसी से बयान नहीं कर पा रही थी, उसे अपनी मुस्कान और हंसी के पीछे छुपाए रखती है। दूसरा हिस्सा सचिन, जो अपनी नौकरी, अपने दोस्त और समाज में अपनी एक छवि बनाने के लिए अपने जीवनसाथी के सपनों को पूरी तरह से भूल चुका था। सफ़र अपनी चरम सीमा पर था। ठंडी हवाओं का झोंका गाड़ी के अंदर के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी में सचिन सभी से मिल रहा था और सभी का अपनी पत्नी दिव्यांशी से परिचय भी करवा रहा था। सचिन सभी से एक ऑफिस बॉस के रूप में मिल रहा था, मगर अपनी पत्नी दिव्यांशी को एक गृहिणी के रूप में ही मिलवा रहा था। वह जब भी किसी से मिलता तो स्वयं को प्रतिभावान और प्रतिभाशाली दिखाता और दिव्यांशी को कमज़ोर, लाचार एक गृहिणी जिसका काम सिर्फ घर के खाना बनाना और घर की रखवाली करना ही होता है। दिव्यांशी को यह सब कुछ सुनकर बहुत दुख होता है। दिव्यांशी अपने मन ही मन में स्वयं को कटघरे में खड़ा पाती है और उन सभी अपराधों को स्वीकार करती है जिन्हें उसने कभी किए भी नहीं होंगे। पार्टी से दोनों घर की ओर अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ते हैं। इस बार दिव्यांशी गुस्से में थी। दिव्यांशी का आत्मविश्वास आज इस पार्टी में पूरी तरह से टूट चुका था। दिव्यांशी की आंखों में आंसू बस निकलने के लिए एक बहाने की तलाश में थे। घर आकर दिव्यांशी और सचिन दोनों अपने कपड़े बदलकर कुछ समय तक टेलीविज़न देखते हैं और फिर सो जाते हैं। घर में इस प्रकार की खामोशी कोई नई चीज़ नहीं थी, मगर इस बार की खामोशी कुछ अलग थी, क्योंकि इस बार किसी के आत्मसम्मान की नीलामी शहर के बीचों बीच सभी के सामने हुई थी। सुबह की शुरुआत हर रोज़ की तरह ही थी। सचिन का दिव्यांशी पर ब्रेकफास्ट के लिए गुस्सा करना और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाना, मगर ब्रेकफास्ट के साथ में आज दिव्यांशी का एक खत भी था
जिसमें दिव्यांशी ने लिखा था, प्रिय सचिन, मैं आज तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज आपको यह खत लिख रही हूँ। मैं आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं अपनी वकालत को आज फिर से अभ्यास में ला रही हूँ। सचिन, मैं एक अच्छी गृहिणी के साथ साथ एक अच्छी वकील भी बन सकती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह खत लिख रही हूँ। सचिन इतना पढ़कर खत को रख देता है और दिव्यांशी से कहता है, मैं तुमसे इस बारे में बात करूँगा। दिव्यांशी कहती है, सचिन, मैं अपना इरादा बना चुकी हूँ, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। सचिन अचंभित रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दिव्यांशी के इस व्यवहार से सचिन को बेचैन कर दिया था। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांशी यह सब कुछ क्यों कर रही है। दिव्यांशी कुछ पलों के लिए अपने होठों पर खामोशी रखती है और फिर सचिन से कहती है, सचिन, सम्मान पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और आत्मा का सम्मान करना ही ईश्वर का सम्मान करना होता है। सचिन, हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि मेरा आत्मसम्मान किया है। दूसरी कहानी भी ऐसी ही प्रेरणादायक है। प्रिया अपने पिता की बहुत लाडली बेटी थी। इस वर्ष 71% प्राप्त करके अपने विद्यालय में वह पूरी क्लास में अव्वल आई थी। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसको मनचाहे कोर्स बीए इंग्लिश में एडमिशन भी मिल गया था। अपनी प्रतिभा से वह जल्दी ही सहपाठियों व अध्यापकों में लोकप्रिय हो गई थी। भगवान ने उसे प्रतिभा के साथ साथ रूप भी दिल खोल के दिया था। छरहरा गोरा बदन, लंबे बाल, बल खाती चाल, मृगभाषी, सुसंस्कृत, सर्वगुण संपन्न थी वह। अपने घर की शान और माता पिता की बहुत लाडली भी थी। नेहा ने पति सत्येंद्र व्यस्तता के कारण नेहा के साथ नहीं आ पाए थे, इसलिए उन्होंने दिव्यांश के साथ नेहा को भेज दिया था। घर में नेहा की ममतामयी सास थी जो बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी। वे नेहा का बहुत ध्यान रखती थी। भरा पूरा घर था। नेहा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। 2 महीने पहले ही उसकी बेटी मोना का जन्म हुआ था। बेटी होने के बाद वह पहली बार मायके आ रही थी। प्रिया का कॉलेज घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जैसे ही क्लास समाप्त हुई, उसने अपना स्कूटर निकाला और जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने अपना स्कूटर बाहर खड़ा किया और सबको चौंकाने की मनसा से दबे पांव कमरे में घुसकर जोर से कहा, हैंड्स अप। पर अगले ही पल वह बुरी तरह से झेप गई। सामने एक स्मार्ट सा नवयुवक खड़ा था जो हैरान होकर उसी की तरफ देख रहा था। वह भी अपलक उसकी तरफ देखती ही रह गई थी। इससे पहले उसने उसे कभी नहीं देखा था। वह जो भी था उसमें कुछ तो था। वह उसे देखते ही रह गई थी। इसी तरह कुछ पल बीत गए। तभी माँ की आवाज़ से वह सचेत गई, अरे प्रिया, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? इनसे मिलो, ये दिव्यांश है। नेहा इनके साथ ही आई है। तेरे जीजाजी को अचानक कुछ काम आ गया था। ये भी दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने नेहा को उसके साथ भेज दिया। इनके परिवार से उनका वर्षों से मेलजोल है। प्रिया ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा तो दिव्यांश ने भी मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। माँ ने आगे कहना शुरू किया, इसका दाखिला दिल्ली में ही हुआ है। अब यही कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लिया है। प्रिया ने झट से नमस्ते कहा और नेहा से मिल लूं कहकर अंदर भाग गई। मोना को गोदी में उठाकर उसके साथ खेलने लगी। मोना बहुत ही प्यारी गुड़िया सी थी। वह बार बार उसे उठाती, गले लगाती, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को सहलाती। बीच बीच में नेहा से भी बात करती जाती। वह बहुत ही खुश थी। माँ ने जब तक हाल में नाश्ता लगा दिया था और आवाज़ लगाकर नेहा और उसे आने के लिए कह रही थी, सबने बैठकर एक साथ नाश्ता किया। इस दौरान दिव्यांश बार बार उसी की तरफ देखे जा रहा था और नज़र मिलते ही दूसरी तरफ देखने लगता। प्रिया भी उसकी ओर देखती
तो हर बार उसे अपनी ओर ही देखता। प्रिया को उसका यूं देखना अच्छा लग रहा था। वह भी बीच बीच में उसे देख लेती थी। चाय के बाद दिव्यांश सबसे विदा लेकर अपने भाई के घर चला गया। माँ ने उसे बड़े प्यार से आते रहने का निमंत्रण भी दे दिया। उसके अवश्य कहकर स्वीकार भी कर लिया। सारा दिन यूं ही बीत गया नन्ही मोना के साथ। कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह तैयार होकर वह कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज में घुसते ही उसकी नज़र दिव्यांश पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी पार्क कर कॉलेज के दफ्तर की ओर जा रहा था। उसका दिल किसी अज्ञात कारण से जोरों से धड़कने लगा और हाथ कंपन से लगने से उसे पता ही नहीं था कि दिव्यांश ने उसके ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। प्रिया ने भी जल्दी से अपना स्कूटर खड़ा किया और अपनी क्लास की तरफ तेजी से चल पड़ी। अभी वह 2 कदम ही चली होगी कि पीछे से आवाज़ आई, अरे प्रिया जी, आप मुड़ कर देखा तो सामने दिव्यांश खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने हैरानी दिखाते हुए पूछा, आप भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी, मैंने भी इसी साल BA इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया है, ने कहा। और आप? दिव्यांश ने बताया कि उसने इसी वर्ष MBA में एडमिशन लिया है। मेरी क्लास है, कहकर प्रिया संकुचाते हुए चली गई, पर रह रहकर उसे कुछ गुदगुदी सी हो रही थी। वह बहुत खुश थी। अब तो क्या था, वे दोनों रोज़ ही मिल जाते थे। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। खाली पीरियड में दोनों कैंटीन में मिल जाते थे, इकट्ठे खाना खाते, घूमने निकल जाते। कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। समय तेजी से बढ़ता गया। इस बीच दिव्यांश प्रिया के घर भी आता जाता रहता था। रविवार को वह कभी कभी खाना भी उसके घर में ही खाता था। प्रिया की माँ को वह अब माँ ही बोलने लगा था। समय बीतता गया। 2 वर्ष चुटकियों में बीत गए। फाइनल से पहले ही उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से अच्छा ऑफर भी मिल गया, पर उसे बेंगलोर में नियुक्ति मिली थी। दिव्यांश का MBA पूरा हो गया था। उसका जाने का समय आ गया था। प्रिया अब फाइनल वर्ष में थी, पर अभी प्रिया को भी दिव्यांश की नई नौकरी के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब प्रिया और वह कैंटीन में लंच कर रहे थे, तो दिव्यांश ने धीरे से प्रिया से यह बात कही। उसने अनेक कंपनियों में आजकल साक्षात्कार हो रहे थे, यह प्रिया जानती थी, पर उसे बेंगलोर में नियुक्ति के बारे में पता न था। वह हतप्रभ सी रह गई और दिव्यांश की ओर भरी आंखों से देखने लगी। दिव्यांश ने उसकी ओर देखते हुए बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं माँ से जल्द ही बात करूँगा। अगले सप्ताह मैं घर जा रहा हूँ। दिव्यांश के पिता किशोरी लाल जी कानपुर के मशहूर रईस थे। उनका बिरादरी में बड़ा ऊंचा नाम था। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान भी था। उनका बड़ा बेटा दिल्ली में ही रहता था और वहीं पर पारिवारिक व्यवसाय को संभालता था। उसका विवाह पिछले वर्ष ही उन्होंने एक उद्यमी परिवार की बेटी के साथ बड़ी धूमधाम से किया था। वे दिव्यांश की शादी किसी धनी व्यवसायी परिवार में करने के इच्छुक थे। यह बात दिव्यांश को भी पता थी। दिव्यांश का परिवार कानपुर के प्रतिष्ठित परिवारों में से था। उनकी अनेक मिले इत्यादि थी। दिव्यांश अपने माता पिता की लाडली संतान था। शहर के बीचों बीच उनका आलीशान बंगला था। सत्येंद्र जी के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। दिव्यांश बहुत परेशान सा रहने लगा था, पर उसने यह बात प्रिया से ही नहीं कही थी। माँ बाप से कहने पर वह लड़कियां देखने भी चला जाता था, पर उसके मन में तो प्रिया ही समाई थी। आखिर एक दिन उसने अपनी माँ से प्रिया के बारे में बात करने का निर्णय किया। माँ ने सारी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करके देखूंगी। माँ ने पिताजी को जब प्रिया और दिव्यांश के बारे में बताया तो वे बोले, ठीक है, एक बार लड़की वालों से भी बात कर लेते हैं, उन्हें बुलवा लो, एक बार मिला लेते हैं, बेटे की भी बात रह जाएगी। प्रिया के पिताजी रमाकांत जी सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन थे। वे अपनी ईमानदारी के लिए पूरे विभाग में मशहूर थे। अपना खुद का घर था और हाउसिंग लोन लेकर
5 साल पहले ही बनवाया था। 2 बेटियां थी, नेहा और प्रिया, और एक छोटा बेटा था नेहुल, जो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ता था। 2 वर्ष पहले ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी सत्येंद्र जी से की थी। सत्येंद्र जी का परिवार उनका परिचित था। उन्होंने मांग कर नेहा का रिश्ता लिया था। उनकी कोई मांग नहीं थी। शादी के बाद भी नेहा को बड़े अच्छे से रखा था और दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे। दूसरी बेटी के लिए भी दिव्यांश के परिवार की ओर से बुलावा आया तो उनका खुश होना स्वाभाविक ही था। वे बहुत ही सरल हृदय और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। जब प्रिया के लिए अच्छे संबंध का आभास हुआ तो पूरे परिवार में खुशी की लहर सी दौड़ गई। नेहा और सत्येंद्र जी ने दिव्यांश के घर वालों से मिलकर मुलाकात प्रबंध कर लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार अगले ही रविवार को कानपुर में ही एक स्थानीय होटल में मुलाकात का प्रबंध कर लिया गया था। प्रिया ने दिव्यांश के पसंद के रंग का सुंदर सूट पहन रखा था। उसे देखते ही दिव्यांश का चेहरा खिल उठा। प्रिया ने हाथ जोड़कर दिव्यांश के माता पिता का बड़े आदर से अभिवादन किया। उसके पिताजी व माताजी भी दिव्यांश के माता पिता के बड़े स्नेह से मिले। प्रारंभिक औपचारिकता के बाद सभी बैठकर बातचीत करने लगे। प्रिया बहुत खुश थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। प्रिया वह शर्मा भी रही थी और नज़रें झुकाकर बैठी थी। दिव्यांश की माँ उससे जो भी पूछती वह धीरे से बड़े प्यार से जवाब दे रही थी। चाय नाश्ते के बाद दिव्यांश के पिताजी प्रिया के पिताजी के साथ लॉन की तरफ निकल गए। दिव्यांश की माँ प्रिया से बातें करने लगी। दिव्यांश मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी वापस लौट आए। उनका चेहरा तन्मयता सा था। आते ही बोले, चलो देर हो रही है, मुझे कुछ काम है। सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर वे रुके नहीं और आगे बढ़ गए। अब तक प्रिया के पिताजी भी आकर पीछे खड़े हो गए थे। वे बहुत परेशान दिख रहे थे। दिव्यांश और उसकी माँ उठे और औपचारिक सी नमस्ते कहकर पिताजी के पीछे पीछे चल दिए। दिव्यांश ने लाचार सी निगाहों से प्रिया की ओर देखा और मुड़कर अपने पिताजी की पीछे चल गया। प्रिया के पिताजी कुर्सी पर हताश से बैठ गए। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। नेहा ने टेबल से पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। 2 घूंट पानी पीकर वे थोड़ा सा सामान्य हुए तो उन्होंने बताया कि दिव्यांश के पिताजी ने उनसे पूछा कि उनका शादी का कितना बजट है। इस पर वे बोले, हम तो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, बच्चे पढ़ा दिए हैं, यही हमारी पूंजी है। आपको हम अपनी जान का टुकड़ा सौंप रहे हैं और हमारी सामर्थ्यता अनुसार आपकी अच्छे से खातिरदारी सत्कार करेंगे। इस पर दिव्यांश के पिताजी बोले, ठीक है, हमारे करीब 50-60 रिश्तेदार बाहर से आएंगे, उनके लिए आप 5 सितारा होटल में रहने का इंतज़ाम करवा दीजिएगा। आखिर हमारी भी तो इज्जत का सवाल है। यह सुनकर प्रिया के पिताजी उनका मुख देखते ही रह गए और बोले, किशोरी लाल जी, मैं तो इतना खर्च उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता। इस पर वे बोले, अरे इतना तो हर कोई ही आजकल करता ही है, बिरादरी में नाक भी तो बचानी है। हम अपने से कोई दहेज तो मांग ही नहीं रहे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यह सुनकर प्रिया के पापा ने कहा, कृपया आप हमें माफ़ कर दें, यह तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। शादी एक पावन संबंध है, इसे पैसों से तोलना हमें पसंद नहीं। मेरी बेटी है, मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। उसे हमने अच्छी तालीम दी है, संस्कार दिए हैं, उसे पाल पोस कर आपको सौंप रहे हैं। आपको इस बात का मान करना चाहिए। इतना सुनना था कि दिव्यांश के पिताजी नाराज़ हो गए और वापस चले गए। प्रिया को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसे पहली बार अपना लड़की होना अभिशाप सा लगा। उसके कारण आज उसके पिताजी को कितना कष्ट हुआ। इस पर प्रिया ने अपने घर में सबसे कह दिया कि अब दिव्यांश के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब अपने पिता और अपने परिवार को और कष्ट नहीं दे सकती। घर में उदासी छा गई। सभी बिना खाए ही सो गए। अगले दिन सुबह ही उन्हें दिल्ली के लिए निकलना जो था। धन्यवाद।